ट्रैवल करते हो तो आपका सेल्फ ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है। आप जहाँ आप स्कूल कॉलेज में 10 लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग के टाइम पे हर अलग अलग कल्चर के लोगों से इंटरेक्शन करते हो, गांव में ट्राइबल ग्रुप्स के। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंसॉल्स। और आज हमारे बीच हैं एक फीमेल ट्रैवल ब्लॉगर जो कि एक रेडियो जॉकी भी है, बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो चलिए हम लोग वेलकम करते हैं काजल को। तो काजल, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ा आपके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताया, तो आप डिटेल में मेरे व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या कर रही हैं। सबसे पहले तो थैंक यू पीयूष, आपने यहाँ इनवाइट किया और पूरी सेंसॉल्स की टीम को ना मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ये जो इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने बोला कि ट्रैवल शुरुआत करते हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग से, राइट? तो वैसे तो मैं रेडियो जॉकी हूँ वैसे तो मैं पेशे से रेडियो जॉकी हूँ इन ऑल इंडिया रेडियो, पर मैं ट्रैवल भी करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत की थी ट्रैवल करना तो वैसा नहीं था कि वो पैशन था, बट धीरे धीरे वो पैशन बनता चला गया। क्योंकि एक क्या होता है कि यार जब आप एक कन्वेंशनल जॉब कर रहे हैं उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है आपके लाइफ में कि अब क्या नया। और क्योंकि हम आर्टिस्ट फील्ड से तो हमारे अंदर ना वो एक क्रेविंग होती है कि अब क्या नया, अब क्या नया। तो ट्रैवलिंग एक स्केप बन गया हमारे लिए कि ठीक है हम एक स्केप की तरह तो इसको यूज़ कर रहे हैं। बट जब मैंने बिहार एक्सप्लोर करना शुरू किया था कि यूडी हमारी जो टीम है द अनडिस्कवर्ड उसके साथ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो बिहार जिसको कि टूरिस्ट मैप पे खास आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली हुई है, कोई पहचान ही नहीं है उसकी, उसमें इतना पोटेंशियल है। और ऐसे ऐसे जगह हम गए जहाँ पे मतलब होता है ना ऑ स्ट्रक, एक वर्ड होता है ऑ स्ट्रक रह गया है। तो वैसा पोटेंशियल बिहार में है और उस पर काम करना और यहाँ के लोगों को वो जगह दिखाना कि बिहार और उसकी ब्यूटी कितनी कितनी नेक्स्ट लेवल है। तो और मैं खास करके मेरा जो एम है वो है कि मैं यहाँ की लड़कियों को उनके गोल्स, उनके लाइफ डिसीजन चॉइसेस उसके लिए मोटिवेट कर पाऊँ। अगर मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हमारे यहाँ बस मैं भी आपसे वही पूछने वाला था कि आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सब कुछ। तो मैं बताती हूँ मेरी स्कूलिंग। वैसे मेरा जो चाइल्डहुड है वो गांव में बीता है। तो मैं मुंगेर, और मेरे पापा क्योंकि पुलिस जॉब में है तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब है तो हमेशा उनको ट्रांसफ़र लेना पड़ता था। तो जो मेरे जो चाइल्डहुड है वो मेरे नाना नानी के साथ बीता है और गांव में, जो कि अच्छी बात है। मुझे लगता है अगर आप सबसे पहले गांव को जानते हैं तो आप शहर का वैल्यू और गांव का वैल्यू में दोनों में डिफरेंस कर पाते हैं और तब आपको पता होता है कि कहाँ मुझे डेवलपमेंट करना है, हम अपने लोगों को वैल्यू कैसे कर सकते हैं। और बिहार के बारे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और वी वैल्यू आवर पीपल। तो वो मैंने गांव से सीखा था कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करना सीखते हैं, राइट? बिहार में भाई हम लोग खुद कोई वैल्यू, हम बोल के हम लोग खुद कोई वैल्यू देते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैं पटना शिफ्ट हो गई थी 2003 में। फिर यहाँ मेरी स्कूलिंग हुई। पहले मैंने सेंट कैरेंस में पढ़ा, सेंट कैरेंस ICSC। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया 2006 में केंद्रीय विद्यालय बेली रोड। सेंट कैरेंस से मैं भी हूँ। अच्छा, नाइस। तो मैंने KV ज्वाइन किया था केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि मेरे नाना वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल रहे हैं तो मेरा एडमिशन मतलब लकीली हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर जो मेरा जर्नी है कि 11th क्लास था तो कहते कि हर एवरेज स्टूडेंट का ना एक बैकग्राउंड होता है कि या तो वो किसी सब्जेक्ट में फेल करता है या तो उसकी कोई बैक स्टोरी होती ही होती है। तो 11th में साइंस में मुझे कम पार्ट लगा था तो मैं नहीं चाहती थी साइंस परस्यू करना, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ने में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं है। बट मेरे फैमिली में एक थॉट है कि खानदान में कभी किसी ने साइंस नहीं पढ़ा है, कॉमर्स आर्ट्स नहीं लिया है तो तुम साइंस ही चूज़ करोगी। तो फिर मैंने रोते रोते फॉर्म फिल किया कि चलो ठीक है साइंस ले लेते हैं। फिर वही हुआ जो होना था। तो जब ये वो 3 इडियट्स वाली मूवी जो फरहान के पापा उसको बोलते हैं कि तुम जाओ अपना कैमरे से। जब आप बिहार में हो तो बिहार में एक थिंकिंग है कि भाई मेरा बच्चा या तो सीधे इंजीनियर बने या डॉक्टर या भाई UPSC। तो मेरे पेरेंट्स का भी थॉट वैसा था, नैरो माइंडेड कह सकते हैं उसको, क्योंकि हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। वो लोग ने वही देखा ही आज तक, वही जानते हैं। तो 11th जो था तो उसमें केमिस्ट्री में कम पार्ट लगा था
और उसके बाद शायद मेरे पापा को बहुत गिल्ट फील हुआ इस बात की कि मेरे वजह से शायद उसका करियर पे ये जो कह सकते हैं करियर शिफ्ट जो कहते हैं वो उस वजह से हुआ है, बहुत डाउन चला गया है। और वो डिप्रेशन वाला फेज आ जाता है जब आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एकेडमिक्स और एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जाता है। मेरे फैमिली में सभी स्कॉलरशिप होल्डर हैं या फिर दे हैव अचीव्ड समथिंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। So my father was also a scholarship holder in Patna University in his academic year. तो वहाँ पे एक प्रेशर होता है कि आपके सारे भाई बहन अच्छा कर रहे हैं एंड यू नॉट डूइंग वेल। तो फिर पापा ने एक थॉट दिया कि ठीक है चलो मैं इसको अब नहीं बोलूँगा कि मेरे चॉइस से तुम अपना एकेडमिक परस्यू करो या सब्जेक्ट चूज करो। फिर वहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन, तो समझ में नहीं आता क्या, आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन टीवी, क्योंकि टीवी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि यार कैसे करते हैं टीवी पे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है, और पब्लिक स्पीकिंग। तो बचपन से वो बोलने वाली आदत रही है कि यार बोलना है। तो बड़े होके पता चला कि बोलने के पैसे मिलते हैं। तो फिर मास कम्युनिकेशन ज्वाइन किया। तो मास कम्युनिकेशन में फिर होपफुली बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया हमें, पटना वुमेन्स कॉलेज, तो जहाँ पे अच्छे टीचर्स रहे, अच्छे कोर्सेज से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, ऑडियो विजुअल। तो अपार्ट फ्रॉम थ्योरी तो हम पढ़ते हैं, बट जो प्रैक्टिकल जो हमारे कोर्सेज चलते थे उसमें ऑडियो वीडियो कोर्सेज जब हुआ तो बहुत इंट्रीगिंग लगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये नई चीज़ हम कैसे सीख सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे सीख सकते हैं। तो हमने आफ्टर कॉलेज हमने ज्वाइन कर लिया एक कंपनी जहाँ पे हम इंटर्नशिप ईयर हमारा चल रहा था, तो इंटर्नशिप कर रहे थे। तो इंटर्नशिप करते फिर वी स्टार्टेड अर्निंग। तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी, आई रिमेंबर, मैंने कंटेंट लिखा था और उसकी फर्स्ट सैलरी थी 500 रुपीज़। और हम लोग ऐसे खुश हो रहे थे कि लग रहा था कि महीने भर का मतलब सैलरी आ गया, अब तो मैं अमीर हूँ, इस 500 रुपये से बहुत कुछ किया जा सकता है वही। और वो रह जाता है अभी भी, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट सैलरी तो चेहरे पे वो खुशी है। तो वो फर्स्ट सैलरी कंटिन्यू, फिर थोड़ा हर जगह कुछ काम किया, PR एडवर्टाइजिंग सीखा, फिर इवेंट में भी गए, कॉर्पोरेट इवेंट, सेलिब्रिटीज इवेंट। फिर लगा नहीं, दिस इज नॉट माई फोर्टे, या मैं नहीं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, बट आई एम नॉट इंजॉइंग दिस। तो वो होता है कि मैं अगर इस चीज़ को इंजॉय कर रही हूँ, मतलब अगर हर चीज़ छोड़ के मैं इस चीज़ पे ध्यान दे पा रही हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। तो फिर रेडियो का ऑडिशन आया था, हम प्राइवेट कमर्शियल रेडियो भी ट्राई कर रहे थे, बट वहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी कम थी उस टाइम पे। तो वैकेंसी आया था ऑल इंडिया में, तो हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, और फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारा इंटरव्यू हुआ, और हम 3 फ्रेंड्स थे, तीनों ने साथ भरा था फॉर्म, तो तीनों का हो गया। और बहुत अच्छा लग रहा था कि यार ऑल इंडिया रेडियो, मतलब इट्स लाइक एन अचीवमेंट, क्योंकि वहाँ पे आप अमिताभ बच्चन की स्टोरी अगर आपको पता होगी, तो अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से ये बोल कर डाला गया था कि आपकी आवाज़ सूटेबल नहीं है। बट मतलब आप अगर उस जगह पे काम कर रहे हो, उस ट्रेडिशनल मीडिया में जहाँ पे इतने क्लासिकल सिंगर्स हैं, इतने क्लासिकल होस्ट हैं, मतलब क्लासिक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑल इंडिया रेडियो। तो वहाँ जाके ट्रेनिंग हुई हमारी, सीखा बहुत कुछ कि बोलते कैसे हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, बातें कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स जो थे वहाँ जाके सीखा। तो आप मतलब एक फुल टाइम जॉब में, आप रेडियो जॉकी फुल टाइम जॉब ही है सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, हाँ। बट वहाँ पे क्योंकि फुल टाइम वैकेंसी नहीं निकलती है, तो कैजुअल आप मंथ में कुछ दिन काम कर सकते हैं, आपके ड्यू टू स्केड्यूल होती है। और तो वहाँ से लगा कि ठीक है, ये तो चलो मैं अपना पैशन जी रही हूँ, अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि आपको सर्वाइवल के लिए इनकम ऑफकोर्स चाहिए। तो मैंने जो मेरा राइटिंग स्किल्स था कि चलो मैं लिख पाती हूँ, मेरे थॉट्स वैसे काम करते, तो मैंने लिखना शुरू किया। लिखते आई गॉट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो हम थोड़ा डिटेल में बताएं कि ये जो कॉपी राइटिंग स्किल को आपने मोनेटाइज कैसे किया, मतलब कैसे आपको पैसे मिलने लगे इस चीज ये के? मैं बहुत अच्छा, हम उस जनरेशन से हैं जब जेनजी और मिलेनियल्स का एक वो चल रहा है, शिफ्ट चल रहा है कि, और डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी है, तो डिजिटल मार्केटिंग हमें सिखाया गया था 2016 में, डिजिटल कंटेंट कैसे बनाते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो था वो बहुत ही न्यू इंडस्ट्री था और हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अच्छी बात है कि ये एक्सप्लोर करना सीखे, बट एक चीज़ है कि आप किसी इंडस्ट्री में जब एक्सप्लोर करते हैं तो उस पर आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। तो हमने ये चीज़ सीखा कि यार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको एक गिफ्ट मिला है। तो रैदर देन जस्ट स्क्रोलिंग, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो।
तो हमने लिखना शुरू किया, फेसबुक पे पोस्ट करना शुरू किया, ब्लॉग लिखना शुरू किया। उसके बाद हर मुद्दे पे कुछ ना कुछ अपना एक रिएक्शन में टेक होता था, तो लोगों को मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा लगने लगा एंड दे सॉ कि लड़की अच्छा लिखती है, राइट। फिर वहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। और मेरा एक मानना है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ती है। आपने एक दिन लिख दिया फिर आप गायब हो, ऐसे नहीं चलता है। तो विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए। और मुझे लगता है किसी भी जॉब में, अगर वो गवर्नमेंट जॉब को मैं छोड़ के कहूँगी, अगर उसका आपका कोई भी ऐसा पैशन है या जॉब है, तो कन्वेंशनल कोई ऐसा जॉब है, तो उसमें आपको ज़रूरत है आप विजिबिलिटी की। तो होता है ना हमारे मीडिया टर्म में भी है कि आप जितना दिखोगे उतना बिकते हो, तो वो गलत बात नहीं है। आई वोंट से कि वो गलत है। तो जब आप कंसिस्टेंटली आप काम करते जाते हो तो आपको फीडबैक अच्छा आता है, लोग देखते हैं। और मेरा मानना है योर नेटवर्क शुड बी योर नेटवर्थ। तो आप जितना अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को आप एक नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जॉब हंट करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। तो मुझे ये लगा कि मैंने जब लिखना शुरू किया ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो मुझे कभी जॉब के लिए स्ट्राइव नहीं करना पड़ा है कि अरे जॉब ढूंढना है कहाँ से। वो इवेंचुअली आते गया आगे से ऑफर कि हाँ आप प्लीज़ हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपने स्किल्स को यूज इम्प्रूव किया। हाँ, स्किल की कंटिन्यूअसली आपने डिसिप्लिन आपने दिखाया, कंटिन्यूअस आपने कंटेंट पोस्ट करते रहे। इसीलिए मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, सबको बोलता हूँ कि आप कोई भी फील्ड चूज करो, उसमें आप कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन फॉलो करो। सपोज आप यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर रहे हो या ब्लॉगिंग ही कर रहे हो, मेक ए शेड्यूल कि आपको वीडियो वीकली पोस्ट करना है, या 2 दिन में आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो वो 2 दिन में वीडियो आना चाहिए। ये मत सोचो कि वो वीडियो कौन देख रहा है। अब जैसे काजल ने ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट किया, तो मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग पोस्ट में कोई देख भी रहा होगा, पर ये जो कंसिस्टेंट रही इसके कारण इसका रीच बढ़ने लगा। ये सोशल मीडिया भी जो है वो आपको टेस्ट करता है कि आप कितना उस पर डिसिप्लिन वे में हो। अगर आप डिसिप्लिन वे में हो तो वो आपको विजिबिलिटी देना स्टार्ट करता है। इसीलिए फिर काजल के भी जो ब्लॉग्स है वो बहुत लोगों की नजर में आए और बहुत सारा उनको आपको जॉब ऑप्शन में मिला होगा कंटेंट राइटिंग का। अभी भी आता है कि मतलब आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बट वही कि मतलब एक टाइम के बाद आप चाहते हो कि अच्छा मैं आई शुड गेट अ ऑफर फ्रॉम अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि हमने खुद से एक्सप्लोर किया था, किसी ने बताया नहीं कि ऐसा करना चाहिए। बट अगर आपका ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक इंडिविजुअल में होना चाहिए वो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो तो उसको एक कंज्यूमर की तरह मत देखो। अगर आपको बनाना है वैसा तो आप उसको एक ऑब्जर्वर की तरह देखो कि मैं ऐसा कैसे बना सकता हूँ, तो उसको रिसर्च कह सकते हैं। अभी जो मैं आपको फॉलो कर रहा था तो मैं देख रहा था अभी आप ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब सोशल कॉज में आप ज़्यादा हैं, तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? ये रेडियो जॉकी कंटेंट राइटिंग से आप सोशली एक्टिव हो गए? एक्चुअली मेरा काम पब्लिक डोमेन का है। अगर देखा जाए तो मास कम्युनिकेशन जब की बात करते हैं तो मास कम्युनिकेशन सिर्फ आपने नहीं चूज किया था, आपने एक कम्युनिकेशन को चूज किया जो मास को पहुंचे। तो वहाँ पे आप बहुत लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डोमेन का है क्योंकि ये काम है। तो वहाँ पे हमें स्टोरीज आती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। किसी अगर मैं कॉलेज जाती हूँ एंकरिंग के लिए तो वहाँ पे लड़कियों का क्वेश्चन होता है कि दीदी आप इतना डाइवर्स काम कैसे कर पाती, हमें तो अलाउ ही नहीं किया जाता है, या फिर हमें इतनी क्या बोलते हैं, हमें इतना प्रिविलेज नहीं मिला है हमारे घर से कि। तो वहाँ पे समझ आया कि नहीं, आप सिर्फ कलम उठाते हैं सिर्फ अपने लिखने के लिए नहीं। एक 2 राइटर होता है, एक राइटर होता है जो खुद के लिए लिखता है और एक अच्छा राइटर होता है वो दूसरों के लिए लिखता है। तो अगर आपके कलम में इतनी ताकत है कि किसी के थॉट को प्रोवोक कर सके अच्छे चीज़ के लिए, नॉट इन नेगेटिव टर्म्स, इन अच्छे चीज़ के लिए, तो आई थिंक उसको यूज़ करना चाहिए। और यहाँ लड़कियाँ, अगर एक लड़की है उसका नाम अंजलि है, तो वो पहले लिख नहीं पाती थी ना, उसका थॉट वैसा था। नाउ शी हैज स्टार्टेड राइटिंग और अब अपने घर में बोल पाती है कि मुझे जाना है। सासाराम से वो लड़की मेरे आई थी अकेले ट्रैवल करके। तो ये एक चेंज जो मैं देख रही हूँ कि लड़कियों में आ रहा है। क्यों? और ये होता है कि जब आप किसी को देखते हैं वो पाथ फॉलो करते हो तो आपको भी लगता है कि मैं वो पाथ फॉलो करके अचीव कर सकती हूँ। इफ शी कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। मैं भी ऐसे इंस्पायर होती हूँ। इतनी फीमेल क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं
जिन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच अपने आप को बिल्ड किया है और उन्होंने अचीव किया है इतना कुछ लाइफ में, तो उससे मैं इंस्पायर होती हूँ। ऐसा है टाइम जब मैं बहुत एंजाइटी में रहती हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, आई एम गेटिंग इनटू डिप्रेशन और रो रही हूँ, क्या हो रहा है, बट देन आई रियलाइज कि उनकी जर्नी भी कितनी हर्डल्स वाली रही है, और फिर मैं उनको देखती हूँ, उनके इंटरव्यूज को देखती हूँ तो मोटिवेट होती हूँ कि एज इज नथिंग। आपके पास क्या रिसोर्सेज है वो भी मैटर नहीं करता है। मतलब आप एक फ़ोन से भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। वो बस थॉट रहता है कि यार ये आ जाएगा तो अच्छा करेंगे, अच्छा फ़ोन अच्छा कैमरा आ जाएगा तो करेंगे, वो कभी मैटर नहीं करता है। इट डिपेंड्स कि आपका स्किल कितना अच्छा है। अगर आप लिख रहे हो तो लिखते कितना अच्छा हो, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपके वीडियो में कितना इन्फॉर्मेशन है, उसका क्वालिटी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में अपग्रेड हो जाएगा। आई थिंक यूडी में आशीष भी ऐसे ही शुरू किया था, क्वालिटी नहीं होते बट धीरे धीरे आप अपना ग्रोथ देखोगे। और मेरा मानना है कि अभी के टाइम में जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो आपके पर्सनालिटी के लिए आपको अप्रिशिएट करती है, नहीं कि आपका काम के लिए तो करेगी, लेकिन आप जो हो सो आप रिफ्लेक्ट करो, दैट्स इट, खत्म। मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि कॉपीराइटिंग में आना, वो चाहते हैं कि कॉपीराइटिंग को एक फुल फ्लेज प्रोफेशन की तरह यूज करें, फ्रीलांसर में कॉपीराइटिंग करें, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग में। तो आप उन्हें गाइड करें कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो कैसे कॉपीराइटिंग में एकदम फ्रॉम स्क्रैच वो स्टार्ट करके एक फ्रीलांसर बन सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मेरा अभी सबसे मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सोशल मीडिया को एक कंज्यूमर की तरह नहीं यूज करो। स्क्रॉल करना जरूरी नहीं है दिन भर, लेट द वर्ल्ड डू इट। आप क्या करो, आप शुरू करो कुछ लिखना, क्योंकि कॉपीराइटिंग क्या होता है, शॉर्ट होता है। हम लॉन्ग पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉग की बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल्स आर डिफरेंट। और कॉपीराइटिंग में आप शॉर्ट लिखते हो, क्रिएटिविटी ऑब्जर्व करो, क्रिएटिविटी लाओ, देखो ऐसे प्रोफाइल्स को फॉलो कीजिए जिसको आप इंस्पायर होते हैं। आप लिंक्डइन पे जाइए, आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे कॉपी राइटर्स का प्रोफाइल होगा, फॉलो देम। और जैसे बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, कोई ऐड देख रहे हैं तो वहाँ पे उस पूरे होल स्टोरी को बस 6 शब्द या फिर 30 सेकंड के ऐड में कैसे दिखाया गया है, ये होती है कॉपी राइटिंग। तो उसको फॉलो कीजिए, फिर कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा कुछ लिखूँ, मैं करंट मुद्दों पे कुछ लिखूँ वैसा, या फिर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर लिखूँ, या फिर मैं डे टू डे लाइफ को लेके। तो वहाँ से धीरे धीरे इवेंचुअली आपका, बट हाँ वो कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि जब आप एक काम में लगते हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है और वो धीरे धीरे और फर्निश होते चला जाता है। इसी में मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि कॉपीराइटिंग सिर्फ लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। हाँ। बहुत लोगों को लगता है कॉपीराइटिंग मतलब सिर्फ मुझे इंग्लिश में ही लिखना है, जी नहीं, इंग्लिश हिंदी सब है। और अगर आप रियली कॉपीराइटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं एकदम फ्रेश, तो आप क्या करें कि 1 महीने तक न्यूज़पेपर उठाएं और न्यूज़पेपर में जो भी एड्स की हेडिंग्स है सबको कट करना स्टार्ट करें, अपने कॉपी में पेस्ट करें और उसको देखना स्टार्ट करें। 30 दिन के बाद आपके स्किल्स में इंप्रूवमेंट आना ही आना है। फ्यूरिश में मैं ऐड करना चाहूंगी कि वो एक फ्रेज है कि यू बिकम व्हाट यू फॉलो। तो जैसे आपने बोला कि पेपर कट करना शुरू करो, तो वैसे ही मैं सोशल मीडिया पे आप सारे ऐसे कॉपीराइटर्स को फॉलो कीजिए या फिर ऐसे ब्रांड्स को फॉलो कीजिए जहाँ पे सोशल मीडिया कॉपीज बनती हैं, तो वही आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसे। और आई थिंक अभी तो क्योंकि जो इंटरनेट वर्ल्ड आया उसके बाद हमें सिर्फ कॉपीराइटिंग एक सोर्स नहीं है अच्छा इनकम का, वैसे कॉपीराइटर्स को भी अच्छा पे मिलता है इफ़ यू डू वेल। और आप कल को जाके अपना एक एडवर्टाइजिंग फर्म खोल सकते हो। बहुत ऑप्शन है, आप ब्लॉग्स बना सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट एफिलिएट मार्केटिंग यू टेक द फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काजल, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका मोटिवेशन मंत्र क्या है। आप रेडियो जॉकी भी करें, कॉपी राइटिंग भी करें, आप बहुत सारे सोशल कॉज करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रहे हो आप, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है ये सब करने का? एक्चुअली मेरा एक लाइफ मंत्र जो है, टू नेवर स्टॉप। जिस दिन मैं रुक जाऊंगी शायद मैं उस दिन मर जाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि रुकना नहीं है। और जब आप पब्लिक डोमेन में काम करते हो तो आप लूप होल्स देखते हो, तो यहाँ पे बहुत लूप होल्स वैसे हर शहर में होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी बिहार में स्पेशली, हर शहर में लूप होल्स होता है। तो फ्लड की मैं बात करती हूँ, आई थिंक 2019 में फ्लड आया था बिहार में। फ्लड नहीं था एक्चुअली, वाटर लॉगिंग थी यहाँ बेसिकली। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमने जब न्यूज़ और स्टोरीज देखना शुरू किया कि बहुत लोग फंसे हुए हैं और दे आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर फूड एंड वाटर एंड एवरीथिंग, शेल्टर,
तो मैं और मेरी फ्रेंड है, हर नेम इज पूजा कौशिक, हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम गवर्नमेंट करेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा, बट हम खुद पे भी तो कर सकते हैं, अगर हम 5 लोगों की भी मदद करते हैं। तो मैं चैन की नींद सो पाऊंगी थी और मुझे वो न्यूज़ देख के ना गिल्ट फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ किया नहीं। तो फिर हमने शुरू किया डिस्ट्रीब्यूट करना फूड सप्लाईज और वाटर और फर्स्ट एड वगैरह। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते करते हमने, जब हम डीप एरियाज़ में गए, जैसे कंकर बाग हो गया या फिर राजेंद्र नगर हो गया, तो वहाँ की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो फिर हमें क्या हुआ, जब हमने स्टोरीज, वही कहते थे कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करो फॉर गुड थिंग्स, नॉट फॉर जस्ट स्क्रोलिंग। तो हमने स्टोरीज पोस्ट किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन है, इतना बैड ये इफेक्ट हुआ ये एरिया, तो हमें हेल्प आने लगा। वी गॉट हेल्प फ्रॉम मेनी ऑर्गेनाइजेशन कि अब हम फूड सप्लाई आपको देंगे, हम आपको ट्रांसपोर्टेशन देंगे, इफ़ यू आर विलिंग टू डू सो। तो हमें वो हेल्प मिला, नो डाउट हमें बहुत हेल्प मिला है। तो फूड सप्लाईज और मैं नॉर्मल लोगों की भी बहुत तारीफ, जो कॉमन लोग हैं, जो आई थिंक पटना से बाहर रह रहे थे उस टाइम पे, बी इट फॉरेन, बी इट मुंबई, बी इट गुजरात, दिल्ली, कैलकाटा, सब ने अपने तरीके से हेल्प किया, या तो डोनेट करके या फिर फूड सप्लाईज पहुँचा के। तो फिर हमने हेल्प किया लोगों का, और पर फिर जब आप किसी का हेल्प करते हो तो एक स्माइल आती है कि जब आप स्ट्रेंजर हो और किसी की स्माइल, किसी को हेल्प करते हैं, वो स्माइल जो आपको मिलता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं जॉब कर रही हूँ तो कर रही हूँ, बट जब आप व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड रिसीविंग अ स्माइल बैक, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत। और मुझे लगता है कि आज, एंड आई बिलीव इन कर्मा, आई एम अ बिलीवर ऑफ कर्मा, तो मुझे लगता है कि कल को अगर मैं किसी सिचुएशन में रहूँगी एंड आई नो मैंने इतने लोगों की हेल्प की है, कोई ना कोई एक होगा जो मेरा हेल्प कर देगा। और ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं पटना में ब्लेस्ड जो कि मैंने कुछ कमाया था, मैंने लोग कमाया पटना में, तो जो दे आर रेडी टू हेल्प मी एवरी टाइम, कोई भी हेल्प हो दे विल हेल्प मी। एक कॉल पे लोग आ जाते हैं क्योंकि आपने लोग कमाए हैं, और लोग कमाना एग्जैक्टली, आप सिर्फ बोलना और करना में बहुत अंतर है। मतलब अगर हम लोग इस चीज़ को पढ़ाई की तरफ भी लेके जाते हैं, तो आज के टाइम लोग क्या है, यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सोशल नेटवर्क में ब्राउज कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ज्ञान तो बहुत ले रहे हैं, हाँ, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ। वो ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं है। वो जब यहाँ भर जाता है ना और इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो ज्ञान किसी फायदे का ओवर फ्लडेड है उसको, कुछ नहीं वो आपके ब्रेन के लिए भी खराब, वो आपको 50 ऑप्शन दिखाएगा, पर आप अप्लाई किसी पे नहीं कर सकते। हाँ। तो वही था, फिर मैंने देखा कि जब हम 2 लड़कियाँ, मेरे पेरेंट्स गुस्सा हो रहे थे। मेरी फ्रेंड मेरे यहाँ आई थिंक 6 दिन रही थी और उसमें नवरात्रि का फास्टिंग चल रहा था, तो उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो रहे थे, बट फिर भी उसने उस चीज़ को फाइट किया, नॉट फॉर हर सेल्फ, उसने लोगों की हेल्प करने के लिए अपने पेरेंट्स से डांट गाली सब सुनी है। तो वो चीज़ फिर लोगों को भी मोटिवेट, फिर देखा मैंने कि जब हम 2 लड़कियाँ निकली तो हमारे साथ और भी लड़कियाँ उस क्राउड में भी हाँ जुड़ गई, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर पार्ट इन द सोशल कॉज। तो बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, अब मैं देख पा रही हूँ कि मैं जिस पटना को आई थिंक 4 साल पहले देखती थी, अब वो बहुत डिफरेंट है। मतलब अगर एक फीमेल इन्फ्लुएंसर हर जगह जाके वीडियो बना पा रही है, दैट बिकॉज कि हमने वो चेंज लाया है, लोगों की मेंटालिटी बदली है। आपके पास ज्ञान आप रख सकते हो, बट टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, लोगों का कहीं ना कहीं, अगर 10 लोग हैं, 5 लोग का मेंटालिटी चेंज होगा, और ये होता है। अगर आप अपने काम से एक का भी चेंज कर सकते हो पर्सपेक्टिव किसी चीज को देखने का, यू हैव वॉन द बैटल। अगर हम एज बीइंग अ फीमेल ट्रैवल ब्लॉगर, अगर मैं भी घर में बैठी रहती तो मैं कभी बिहार की ब्यूटी को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाती, मुझे कुछ नहीं पता होता अपने कल्चर हेरिटेज के बारे में, कुछ भी नहीं पता होता। और जब हम बाहर जाते हैं, जब स्टीरियोटाइप किया जाता है बिहारी को, तो नाउ वी हैव समथिंग जैसे नो कम टू माई प्लेस, आई विल शो यू कि हमारा बिहार कैसा दिखता है। और अब मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं कि दीदी आप कैसे ट्रैवल करते हो, सेफ है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या बिहार सेफ है घूमने के लिए? तो मैंने कहा कि सेफ्टी देखो कहीं भी नहीं है, कहने पे तो घर भी हमारे लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है, लेकिन इतने सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस केस घर से क्यों आते हैं? एग्जैक्टली। तो इट डिपेंड्स कि आपकी कंपनी कैसी है। और मुझे लगता है जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका सेल्फ ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है। आप जहाँ आप स्कूल कॉलेज में 10 लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग के टाइम पे हर अलग अलग कल्चर के लोगों से इंटरेक्शन करते हो, गाँव में ट्राइबल ग्रुप्स के साथ, तो आपको समझ आ जाती है चीज़ें कि अच्छा मुझे इससे ऐसे बात करनी है, उससे वैसे बात करनी है,
और वो अलार्म सेट हो जाता है कि कौन कैसा है, राइट। और कंपनी मैटर्स, मैं बोलती हूँ मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली है, आई वुड लव कि हमारे साथ और लोग जुड़े और उनको हम एक सेफ और बहुत ही क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव ट्रैवल एक्सपीरियंस दे पाए। और लड़कियों की मैं बात करूँगी तो आज हमारे जब हम 2 लड़कियाँ ट्रैवल करना शुरू किए थे, नाउ वी हैव 6 to 7 गर्ल्स इन आवर ग्रुप। और अभी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि दीदी वी वांट टू ट्रैवल विथ योर ग्रुप। क्यों? क्योंकि शायद हमने वो पॉजिटिविटी क्रिएट किया है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया है। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसे टीम के साथ हूँ, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो उस अप्रोच को एक्सेप्ट करते हैं। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। तो काजल, आपके पीछे कोई ब्रांड तो से रहा है, आपने जो भी किया, आपने ऑनलाइन को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ किया कि अपने जो भी अपने आप काम कर रहे हो वो लोगों को सामने आए, लोगों ने आपके काम को देखा, पहचाना। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये जो ऑनलाइन मीडियम है वो आपको कैसे हेल्प किया कि आप यहाँ तक पहुँच सके। और अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज कि ऑनलाइन से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि इंटरनेट एक गिफ्ट है। हमें हमेशा पढ़ाया जाता है या हमें ऐसे लिखने दिया जाता था कि इंटरनेट पे लिखो इट इज़ अ बून और अ कर्स, राइट। तो हर चीज़ जो हमें मिलती है हम उसका ओवर यूज़ करके उसको आई थिंक हम उसे वॉयलेशन कर देते हैं, राइट। तो बेसिकली मेरा मानना है कि इंटरनेट एक अच्छा गिफ्ट है, उसको आप यूज़ कीजिए। और आज जो भी मैं कर पा रही हूँ दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं चूज़ किया था मेरे माँ बाप के बोलने के लिए। और आज वो अगर खुश है, दे आर सेटिस्फाइड विथ माई वर्क ओनली बिकॉज कि मैंने इंटरनेट को अच्छे से समझा और यूज़ किया। और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इंटरनेट के बहुत फ़ायदे हैं। इंटरनेट आप इज़ अ बून टू यू, डोंट यूज़ इट एज अ कर्स। तो आप उसको यूज़ कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क बिल्डिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो क्रिएशन, इतना कुछ है। और आई थिंक अभी आने वाले जनरेशन में इंटरनेट का स्कोप और भी बढ़ जाएगा। और अगर आपको इंटरनेट पे फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, इंटरनेट तो फ्री है ही, राइट, बट अगर इंटरनेट पे फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं तो आई डोंट थिंक इससे अच्छा गिफ्ट होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए और किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो हमारा 10 दिन का फ्यूचर हैकिंग कोर्स चल रहा है, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू गाइस कि आप प्लीज़ आइए और इस एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के पूरे होल कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि आपको बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। और इंटरनेट का अच्छे से यूज़ कीजिए और अपना टाइम और मनी इन सबको वेस्ट करना बंद कीजिए। और आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ गोल्स हैं आपके, और अभी वो पैशन अभी क्रिएट हो रहा है, और अगर इस इंटरव्यू से कोई भी चीज़ आप सम अप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे फ्यूचर हैकिंग चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। और आई थिंक अगर फ्री में मिल रहा है तो इसमें कोई बात नहीं, मतलब आप पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उसका फुल यूज़ कीजिए। और इस कोर्स को करने से आपको ये फ़ायदा हो कि आपको डीप नॉलेज हो जाएगा, जो आपको आई डोंट थिंक कि इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल होता है। आप किसी कोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको उसकी ज़्यादा जानकारी होती है, और अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू। हमारे लिए तो अच्छा ही है, बट आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप फिर चीज़ें सीख पाओगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और हाँ, ये कोर्स ऑनलाइन है, तो आपको ऑफलाइन कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आइए, इसका फ्री यूज़ कीजिए, सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।